ये इस कहानी का अंतिम भाग है और आगे जो भी कहानी आएगी बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा गैप नहीं होगा उसमें, क्योंकि इस कहानी को एडिट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए माफ़ कीजिएगा। अस्पताल से मौनी को सावधानी से घर ले जाते हैं। घर में प्रवेश करते ही मानसा जी अपने बेटे और बहू को दरवाजे पर रोककर दोनों की एक साथ नज़र उतारती है और फिर उन्हें घर में प्रवेश कराते हैं। उनकी बातें सुनकर सावित्री अम्मा जी अपने कमरे से घबराकर आती है और पूछती है, क्या हुआ बहू, अब कैसी है, सब ठीक तो है? सुमित ने कहा, हाँ बहुत ठीक है नानी माँ, और आपकी बहू आपको भी नानी बनाने वाली है। उन्होंने पूछा, सच में बेटी? मानसा जी कहती है, हाँ माँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। वाह, ये कितनी अच्छी खबर है बेटी, तुम बच्चों और पोते पोतियों के साथ हमेशा खुश रहो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहते हुए वह मौनी को पकड़कर खुश होती है और कहती है, इस घर में सभी वारिस है लेकिन कोई बेटी नहीं है। मेरे दामाद की माँ कहती थी, इस बार तुम एक बेटी को जन्म दो। घर में लक्ष्मी जी के आने जैसा सब होगा। लोग मेरे सावित्री बिना अम्मा ने मीटिंग कहा, कर रहे हैं। हाँ हमें भी मानसा जी ऐसा ने ही हंसते लगता हुए है। कहा, अब माँ हम जी, सब लक्ष्मी जी तुम्हारे आनी चाचा चाहिए, बनकर घर आने लेकिन का यह हमारे हाथ में इंतजार नहीं कर है। रहे थे। हमें कोई चाचा भी हो, जी वो खुशी 2 मिनट होगी। सोचता है श्रीकांत जी और ने फिर भी खुशी खुशी से चिल्लाता कहा, है। मौनी को देखते हुए, वाह सुपर न्यूज। लोहित मौनी को गले लगाकर बधाई देता है। फिर वह अपने बड़े भाई के पास जाता है और सुमित को गले लगाकर बधाई देता है और कहता है, भाई इस शुभ अवसर पर हम दोनों को पार्टी देनी चाहिए। सुमित बोला, हाँ देंगे, लेकिन क्या तुम फिर से पीकर गिरोगे? तुम दोनों की फुसफुसाहट क्या है? सावित्री अम्मा ने पूछा। कुछ नहीं नानी माँ, हम बात कर रहे थे कि भैया को बेटा या बेटी होने पर आपके लिए एक कमरबंद बनवाना चाहिए। लोहित ने सावित्री अम्मा जी के गाल खींचे। बस करो, तुम बहुत खुश हो रहे हो, माँ ने कहा और मानसा जी को अपनी बहू को कमरे में ले जाने के लिए कहा। वह अस्पताल के आने के बाद से खड़ी है, उसे जूस या कुछ और दो, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। तुम जाओ और वह गोलियां ले लो और थोड़ी देर आराम करो बेटी, तुम कुछ दिनों से कमज़ोर लग रही हो। सावित्री अम्मा जी ने मौनी से कहा। ठीक है नानी माँ, मौनी कहती है। फिर सुमित अपनी पत्नी को उनके कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद करते ही मौनी को कसकर गले लगा लेता है। मौनी भी खुशी से आंसू भरी आंखों से सुमित को गले लगा लेती है। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। सुमित ने मौनी के माथे पर अपना माथा टिकाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ राम जी। मौनी कहती है। चलो, मौनी को बिस्तर पर बैठाकर सुमित कहता है, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, और वॉशरूम में चला जाता है। तभी मानसा जी अपनी बहू के लिए जूस और फल लाती है और कहती है, खा लो बेटी, और मैं तुम्हारे बड़े पापा और माँ को भी फ़ोन करके यह खबर बता दूंगी। मानसा जी अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरती है और नीचे चली जाती है। बहुत कमज़ोरी होने के कारण मौनी धीरे धीरे जूस पीती है और फलों को किनारे रखकर बिस्तर पर लेट जाती है। तभी सुमित फ्रेश होकर आया और बोला, ओह तुमने फल भी नहीं खाया? नहीं राम जी, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मौनी ने कमज़ोरी से कहा। क्या तुमने दवाइयाँ ले ली? सुमित पूछा और मौनी के बगल में बैठ गया। नहीं, उन्होंने कहा कि खाने के बाद लेना है, मैं उठकर ले लूँगी, मौनी ने कहा और सुमित की गोद में सिर रखकर सो गई। जब मौनी सो रही थी, सुमित प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रहा था और उसे अपनी आंखों में बसा रहा था। इस खुशी की खबर के लिए उसकी पत्नी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। शुरुआत से ही उसने जो कुछ भी किया उसी के लिए किया। वह गलत रास्ते पर गया उसी के लिए, और सही रास्ते पर वापस आया उसी के लिए। वह जिस पहली लड़की से प्यार करता था वह वही थी, और उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसी के लिए हुआ। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति में उसने गलत रास्ते पर कदम रखा, लेकिन फिर वह उसके जीवन में आई और उसे सही रास्ते पर ले गई। अब वह पूरी तरह से एक पारिवारिक व्यक्ति बन गया है। अब उसका जीवन बहुत खुश और आनंदमय है, और उसके बच्चे के आने से और भी खुशियों से भर गया है। सुमित मौनी को बिना किसी परेशानी के सुला रहा था। खाना बनने के बाद मानसा जी बहू और बेटे के लिए खाना कमरे में लाई, लेकिन मौनी अभी भी सो रही थी। इसलिए मानसा जी ने अपने बेटे से कहा, मौनी के उठने के बाद
उसे खाना खिला देना और दवाइयाँ भी दे देना। और नीचे चली गई। सावित्री अम्मा जी मानसा जी से पूछती है, क्या मेरी बहू ने खाना खाया बेटी? नहीं माँ, मौनी सो रही थी, मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैंने सुमित से कहा कि जब वह उठे तो उसे खाना खिला दे। उन्होंने कहा ठीक है बेटी, अब से अपनी बहू को समय पर खाना खिलाओ। वह पहले से ही बहुत कमज़ोर है और उसके अंदर एक और जान पल रही है। उसे अब और ताकत की ज़रूरत है, इसलिए उसकी खाने की आदतों पर ध्यान दो। वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है। अब तुम उसके पास बैठो और उसे खिलाओ। उसका पति तो हमेशा ऑफिस के काम में व्यस्त रहता है, अपनी बहू का थोड़ा ध्यान रखो, उन्होंने कहा। और सभी ने एक साथ भोजन किया। फिर मानसा जी और श्रीकांत जी ने राजेंद्र जी और शारदा जी को इस खुशी की खबर के बारे में फ़ोन किया। यह खबर सुनकर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसी शाम राजेंद्र जी और शारदा जी साथ ही आदित्य और दिव्या हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। मौनी के उठने के बाद उसे खाना खिलाया गया और दवाइयाँ दी गई। दवाइयों के कारण उसे नींद आ रही थी और वह पूरा दिन सुस्त रही। अगली सुबह राजेंद्र जी का पूरा परिवार श्रीकांत जी के घर पहुंचा और मौनी को देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी छोटी बच्ची माँ बनने वाली है। शारदा जी खुशी के आंसू बहाते हुए मौनी को गले लगाती है और बहुत खुश होती है। दिव्या ने अपनी दीदी और जीजा जी को गले लगाया और उन्हें बधाई दी। आदित्य ने भी अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और सुमित को गले लगाकर बधाई दी। इस तरह मौनी उन सब के बीच बहुत खुश थी। राजेंद्र जी के आने से लोहित, सुमित और श्रीकांत जी ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहे। हमारे लोहित बाबू दिव्या से इतने दिनों बाद मिलने के कारण अपनी ही दुनिया में खो गए। वे घर पर बताकर बाहर चले गए। सावित्री अम्मा बोली, देखो मानसा, तुम्हारे बड़े बेटे ने शादी के इतने सालों बाद यह खबर दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा छोटा बेटा शादी से पहले ही यह खबर दे देगा। तुम भी उसकी जल्दी शादी करवाकर पुण्य कमा लो। सभी लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगे। सब लोग प्यार से मौनी को खाना खिला रहे थे। मौनी ने कहा, बहुत हो गया, मैं और नहीं खा सकती, मैं उल्टी कर दूंगी, मैं आराम करना चाहती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। पेट में बहुत उलझन होने के कारण उसने जो कुछ भी खाया था वह उल्टी कर दिया और कमजोरी से बिस्तर पर गिर गई। इनका प्यार भले ही हो, चाहे मैं गर्भवती ही क्यों न हूँ, पर क्या ये 4 लोगों का खाना मुझे खिलाएंगे? मौनी ने सोचा और थकान से सो गई। सुमित एक और गिलास जूस लेकर आया और मौनी को वैसे ही देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों हो? मौनी गुस्से से बोली, आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे रहूं? क्या कोई इतना खाना खिलाता है सिर्फ इसलिए कि मैं गर्भवती हूँ? क्या मैं 10 लोगों का खाना खाऊंगी इसलिए मैंने उल्टी कर दी? मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। अगर कोई मुझे शाम तक जगाता है तो अच्छा नहीं होगा। मौनी ने सुमित को चेतावनी दी और एसी चालू करके सो गई। तुमने उल्टी के बारे में नहीं बताया, चलो अस्पताल चलते हैं, सुमित ने कहा। अरे राम जी, जितना आप सोच रहे हैं उतना गंभीर नहीं है। मैंने जो कुछ भी खाया वो पच नहीं पाया, इसलिए मैंने उल्टी कर दी। इसके लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। मौनी ने सुमित को बिस्तर पर खींच लिया और उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। यह क्या है, खाना खिलाने पर भी डांटती है, यह मुझे डांटना कब बंद करेगी? मौनी के माथे को सहलाते हुए सोचते हुए सुमित ने लाइट बंद कर दी और मौनी अपने पति की गोद में आराम से सो गई। इसके बाद जब तक वह उठी मौनी को किसी ने परेशान नहीं किया। लोहित बाबू और दिव्या रात तक पूरे शहर में घूमकर वापस आए। क्या है, आवारागर्दी खत्म हुई? शादी से पहले ही अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहे हो, शादी के बाद उसे छोड़ोगे या नहीं? सावित्री अम्मा जी ने कहा, अरे नानी माँ, मैं उसे हैदराबाद दिखाने के लिए ले गया था, आप अपनी शंकाएं मत पालिए। लोहित ने कहा, क्या हैदराबाद इसके लिए नया है? क्या तुम्हें ही उसे घुमाना है? ये लो मानसा, जल्दी से इनकी शादी का मुहूर्त निकालो। सावित्री अम्मा जी ने कहा, हम भी यही सोच रहे हैं आंटी जी, हम यहाँ आए ही हैं तो इनकी शादी का भी मुहूर्त निकाल लेते हैं, और आदित्य की भी शादी करनी है। हम सोच रहे हैं अगर इन दोनों की शादी एक ही मुहूर्त में हो जाए तो अच्छा रहेगा।
हम तो ऐसा ही सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है? राजेंद्र जी ने पूछा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनकी शादी एक साथ हो जाए तो दोगुनी खुशी होगी। चलो ऐसा ही करते हैं, श्रीकांत जी ने कहा। इसके बाद अगले दिन आदित्य और अर्चना, दिव्या और लोहित बाबू की शादी का मुहूर्त निकाला गया। चूँकि दोनों शादियाँ विशाखापट्टनम में ही होनी थी, इसलिए सभी ने वहीं जाने का फैसला किया। शादी से 4 दिन पहले शारदा जी मानसा जी से पूछा, बहन मौनी को हमारे साथ ले जाओ, वह अभी गर्भवती है, इसलिए हम भी उसकी देखभाल करना चाहते हैं। शादी के बाद तुम मौनी को फिर से यहाँ ले आओ। शारदा जी ने पूछा, अगर आपके दामाद को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बहन। मानसा जी ने कहा, ठीक है बहन, चलो सुमित बाबू से पूछते हैं। शारदा जी ने कहा। मौनी के साथ नीचे आए सुमित से बोली, बाबू हम मौनी को कुछ दिनों के लिए विशाखापट्टनम ले जाना चाहते हैं। वह गर्भवती है, इसलिए उसे भी मायके जाने का मन करेगा। हम अभी मौनी को ले जाएंगे। शादी के बाद तुम मौनी को फिर से अपने साथ ले आना दामाद जी। उनकी बातें सुनकर सुमित ने मौनी की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या वह जाना चाहती है। मौनी भी जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि सुमित यहाँ अकेला रह जाएगा, इसलिए वह चुप रही। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ बेटी, वैसे भी शादी वहीं है, इसलिए हम 4 दिन पहले ही यहाँ का सारा काम निपटा कर वहीं आ जाएंगे। मानसा जी ने कहा, शादी के बाद तुम फिर से मेरे साथ आ जाना। ठीक है राम जी, मैं जाऊँगी। मौनी ने खुशी से कहा, सिर्फ जाना ही नहीं, वहाँ सावधानी से रहना है, समय पर खाना खाना, दवाइयाँ ठीक से लेना, ऊपर नीचे मत घूमना, नीचे के कमरे में ही रहना। अगर तुम सावधानी से रहोगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना नहीं। सुमित ने कहा, मेरी बहन की देखभाल के लिए मैं हूँ न जीजाजी, दिव्या ने कहा और मौनी के बगल में बैठ गई। ठीक है, अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लेती हो दिव्या, तो मैं तुम्हारी बहन को जाने दे सकता हूँ, सुमित ने कहा। हाँ जीजाजी, हम सब है ना, हम उसकी देखभाल करेंगे, दिव्या ने कहा। फिर सबने एक साथ नाश्ता किया। आदित्य ने अर्चना को फ़ोन करके उसकी कुंडली भेजने के लिए कहा। अर्चना भी पूरी खुशी से अपनी कुंडली भेजती है। पंडित जी ने कहा कि वह शाम को शादी का मुहूर्त निकालने के लिए आएंगे। इससे पहले सुमित, आदित्य और लोहित ने कहा कि उन्हें बाहर कुछ काम है और वे तीनों कार में एक जगह के लिए निकल गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइविंग कर रहे सुमित से आदित्य ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। लोहित, वह विशाल कैसा है? सुमित ने अपने छोटे भाई से पूछा। उसे ठीक होने में कम से कम 1 साल या 2 साल लगेंगे भैया। वह अभी भी बिस्तर पर है और अस्पताल में है। वे अभी नहीं बता सकते कि उसे कब छुट्टी मिलेगी। मैं उसके बारे में जानकारी लेता रहता हूँ भैया, लोहित ने कहा। अगर वह कभी ठीक भी हो जाता है तो उसे फिर से बिस्तर पर ही रहना होगा। उसने मौनी को इतना प्रताड़ित किया है कि उसे जीवन भर बिस्तर पर ही रहना चाहिए। अगर वह थोड़ा ठीक हो जाता है तो मुझे बताना, सुमित ने कहा। तीनों एक गेस्ट हाउस में जाते हैं। वे गेस्ट हाउस के सामने एक छोटे से कमरे में जाते हैं। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? आदित्य पूछ ही रहा था कि लोहित ने कमरे की लाइट चालू कर दी। कमरे की लाइट चालू होते ही कमरे के एक कोने में पड़ी शाहाना धीरे धीरे रोशनी में अपनी आंखें खोलती है। यह कौन है? आदित्य ने पूछा। और कौन? यह वही है जिसने मेरी और तुम्हारी बहन के बीच में दीवार खड़ी की थी। यह उसका गंदा चेहरा है। इसका नाम शाहाना है, सुमित ने कहा। यह यहाँ क्या कर रही है? आदित्य ने एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। यह क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। इसे कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए तो मैं इसे यहाँ लाया हूँ। इसने मेरी और मेरी पत्नी के बीच इतनी दूरी बना दी थी। इसने हमारे बीच इतने झगड़े करवाए और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया और छोड़ दिया, सुमित ने आराम से कहा और कुर्सी पर बैठ गया। वाह, अच्छा है। तो अब तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? आदित्य ने पूछा। मैं इसके साथ क्या करूँगा? मैं इसे थोड़ा प्रताड़ित करूँगा। मेरा इसे कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, सुमित ने कहा। आखिरकार अगर यह यहाँ है तो गृह मंत्री इसके पिता को नहीं पता चलेगा कि उनकी बेटी के बारे में कोई परवाह नहीं कर रहा है, आदित्य ने अपनी शंका व्यक्त की। सुमित ने कहा, नहीं, इसे यहाँ लाने से पहले
हमने इसे बताया कि हम इसे किसी यात्रा पर ले जा रहे हैं। आदित्य ने कहा, वाह, तुमने अच्छा काम किया। लोहित ने कहा, चलो इसके बंधन खोलते हैं और देखते हैं कि यह क्या कहती है। लोहित ने शाहाना के हाथ के बंधन खोले और उसके मुंह से पट्टी हटाई। शाहाना, जो मुश्किल से गुस्सा दिखा सकती थी, बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इतने महीनों से तुम मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? वह मुश्किल से बोल पा रही थी। हाँ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती थी? मैं एक आदमी हूँ, मैंने कभी किसी महिला को ज़बरदस्ती वश में नहीं किया। तुमने मुझे नशीला पदार्थ दिया, तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपने बस में करने के बारे में कैसे सोचा? तुमने मेरे इज्जत पे हाथ डालने के बारे में कैसे सोचा? तुम चुड़ैल जैसी चेहरे वाली। सुमित ने कहा। सुमित की बातों पर आदित्य दबे स्वर में हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम उसे बहुत पसंद हो, इसलिए वह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। शायद बेचारी को। अरे मैं भी शादी से पहले वाला आदमी होता तो मैं इसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। लेकिन तुम्हारी बहन के मेरे जीवन में आने के बाद किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं है भाई। मैं अब बहुत अच्छा लड़का हूँ, एक अच्छा लड़का, इसलिए मैं इसे अपने जीवन में कैसे आने दूँ। मैंने उसे यह बात बताई, फिर भी इसने हमारे बीच इतनी समस्याएं खड़ा कर दी, इसलिए मैं इसे जाने देने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तुम क्या कहते हो भाई? तुमने पहले ही कुछ सोच रखा होगा। तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो तुम्हारा मन करे करो। आदित्य ने पूरी तरह से अपने बहनोई का समर्थन करते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, यह पैसे के नशे में चोर है। इसके पिता के पीछे होने का बहुत घमंड है। इसके अलावा इसके लिए पुरुष खिलौने की तरह है भाई। इसने पहले किसी से प्यार किया, फिर किसी से शादी की, फिर किसी को रखा, फिर किसी और को रखा और फिर किसी और को भी पटाती रही। इसका चरित्र ऐसा है, इसलिए इसे इंसानों के बीच नहीं रहना चाहिए। सुमित की बातों से डरी हुई सहाना कहती है, नहीं नहीं, अब से मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी। मैं अपने पिता की सुनूंगी। मैं अपने पिता द्वारा चुने गए लड़के से शादी करके चली जाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ मत करो प्लीज़। मैं इस शहर में भी नहीं रहूंगी, मुझे जाने दो। सहाना दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दूँ? तुम्हारी वजह से मेरी मौनी मुझसे दूर हो गई थी। भगवान की कृपा से वो मुझे वापस मिल गई, वरना मैं तुम्हें उसी समय मार डालता। सुमित ने कहा और लोहित की ओर देखा, जिसने सहाना को एक इंजेक्शन दिया। यह क्या है? आदित्य ने पूछा। यह सिर्फ एक बेहोशी का इंजेक्शन है। वह 2 दिनों तक नहीं जागेगी। हम उसे ले जाकर सन्यासियों के साथ छोड़ देंगे। सब ठीक हो जाएगा। हैदराबाद से हिमालय के लिए एक ट्रेन जा रही है, सन्यासी भी जा रहे हैं, उसे उनके साथ ले जाकर छोड़ देंगे। सब ठीक हो जाएगा। सुमित ने कहा, ठीक है भैया। लोहित ने कहा और 4 गार्डों को बुलाया और उन्हें अपने भाई का काम समझाया। सुमित के कहने के अनुसार गार्ड सहाना को ले गए और उसे उस ट्रेन में चढ़ा दिया और उसे सन्यासियों के साथ छोड़ दिया। इधर सुमित अपने कमरे में गया। सुमित के कमरे में जाने पर मौनी टीवी देख रही थी। सुमित पहले जाकर फ्रेश हुआ, फिर मौनी के बगल में बैठा, उसका हाथ उसके पेट पर रखा और उसके पेट को चूमते हुए पूछा, क्या कर रही हो? उसने मौनी के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। कुछ नहीं। आप आज कहाँ गए थे? आप ऑफिस भी नहीं गए? मौनी ने सुमित की सीने पर अपना सिर रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे भाई के साथ घूमने के लिए बाहर गया था, बस घूमने के लिए, और कुछ नहीं। उसने अपनी जेब से एक बड़ा चॉकलेट निकाला और मौनी के हाथ में रख दिया। यह देखकर मौनी ने खुशी से मुस्कुराते हुए सुमित के गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू राम जी। उसने चॉकलेट खोली और खुद खाते हुए सुमित को भी खिलाया और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है राम जी। सुमित ने पूछा, क्या? मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है राम जी। सुमित ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला दूंगा। मौनी बोली, कच्चे आम। ठीक है, मैं ला दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? क्या तुम्हारी उल्टी कम हुई है? हाँ, मैं अब थोड़ी ठीक हूँ, उसने कहा और सुमित से बात करते हुए उसकी सीने पर सो गई। सुमित भी मौनी को देखते हुए शाम तक सो गया। अगले दिन मौनी ने जो आम और इमली मंगवाए थे वे लाए गए और उसके सामने रखे गए। उन्हें देखकर मौनी के मुंह में पानी आ गया। इमली लेकर वह उसे चाव से चूसने लगी और तब उसे संतुष्टि महसूस हुई। मानसा जी ने मौनी के लिए ताजे आमों को अच्छी तरह से
धोकर काटकर नमक और मिर्च लगाकर दिया। सावित्री अम्मा जी ने मौनी को देखकर कहा, जो सुबह से बस वही खा रही थी, सिर्फ यही मत खाओ, थोड़ा खाना भी खा लो। सिर्फ यही खाने से पेट कैसे भरेगा? मौनी बोली, लेकिन मुझे यही खाने का मन कर रहा है नानी माँ, तुम इसे कभी कभी खा सकती हो, लेकिन फल और खाना भी खाओ। मानसा, अपनी बहू के सामने से ये सब हटा दो, इसे दूर रखो, वरना वह कुछ और नहीं खाएगी। बस एक आम नानी माँ, कहते हुए उसने टोकरी से एक आम उठाया और बाकी आम ले जाते समय उनकी ओर बेबसी से देखती रही। अगले दिन शाम को श्रीकांत जी ने पंडित जी को बुलाया और आदित्य और अर्चना की कुंडली और लोहित और दिव्या की कुंडली दिखाकर उनकी शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। पंडित जी ने उन चारों की कुंडली देखी और कहा, दोनों शादियों के लिए एक ही दिन 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त है, उस दिन दोनों शादियां हो सकती है। श्रीकांत जी ने कहा, ठीक है, हम वही मुहूर्त तय करते हैं। सभी ने सहमति जताई और अगले दिन राजेंद्र जी, शारदा जी, आदित्य, दिव्या और मौनी विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए। अपनी पत्नी को जाते हुए देखकर सुमित ने मौनी को कसकर गले लगाया और कहा, सावधान रहना, वहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना मेरी बच्ची, ऊपर नीचे मत घूमना, नीचे के कमरे में ही रहना। और उसने उसके पेट को चूमा और उसे सावधानियाँ बताई। फिर सुमित ने मौनी का संभाल लिया और नीचे आ गया। सुमित मौनी को नीचे लेकर आया और फिर सभी विशाखापट्टनम की यात्रा के लिए तैयार हो गए। श्रीकांत जी और मानसा जी अपनी बहू को सावधानियां बता रहे थे। लोहित ने कहा, बाय भाभी, अच्छे से रहना। सुमित ने पहले ही कमरे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वह उन्हें हवाई अड्डे तक कार में ले गया। अपनी पत्नी को भेजना उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास उनके अलावा कोई नहीं था और गर्भवती लड़की को अपने मायके जाने का मन करता है। सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने वहाँ रहने के बाद मौनी हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी, यह दूरी भी अच्छी है। उसने सोचा। मौनी को विदा करते समय उसने उसे कसकर गले लगाया और उसके माथे पर चूमा। शाम को सुमित घर आया और फ्रेश होने के बाद मौनी का फ़ोन आया। मौनी के कुछ कहने से पहले ही सुमित ने सवालों की बौछार लगा दी। यात्रा अच्छी रही, तुम कैसी हो? यात्रा में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई। क्या तुम घर आ गए हो? मौनी ने पूछा। हाँ, मैं अभी आया और फ्रेश हो गया हूँ, तुमने फ़ोन किया। सुमित ने कहा, ओह ठीक है राम जी, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खाना, ठीक है? मेरे न होने पर बाहर मत जाना, घर पर ही रहना। मौनी ने कहा, मैं अपना ख्याल रखूँगा, लेकिन पहले तुम अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। मैं बाहर क्यों जाऊँगा, मैं घर पर ही रहूँगा। सुमित ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा, कौन जाने तुम कहीं भी जा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ। वह सब पहले था, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। सुमित ने हंसते हुए कहा। इस तरह दोनों पति पत्नी 1 घंटे तक बात करते रहे और फ़ोन रख दिया। फिर सुमित ने रात का खाना खाया और सो गया। जब पत्नी नहीं थी तो सुमित बाबू एक अच्छे लड़के की तरह चुपचाप ऑफिस का काम करते हुए घर और ऑफिस के बीच आते जाते रहे। लोहित बाबू भी, क्योंकि 1 महीने में शादी थी, अपने सभी लंबित काम पूरे कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शादी के लिए 10-20 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक तरफ राजेंद्र जी और शारदा जी और दूसरी तरफ श्रीकांत जी और मानसा जी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। इस तरह देखते देखते 20 दिन बीत गए और शादी का समय करीब आ गया। राजेंद्र जी और शारदा जी अर्चना के घर भी गए। अर्चना के माता पिता को पहले से ही मना लिया गया था और अमेरिका में रहने वाले अर्चना के माता पिता भी शादी में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम आ गए। शॉपिंग, शादी की रस्में, शादी कहाँ करनी है, शादी के कार्ड और शादी से जुड़ी हर चीज़ धीरे धीरे तैयार हो रही है। इस तरह देखते देखते 20 दिन बीत गए और शादी के दिन करीब आ गए। यहाँ सुमित के घर में शादी की सारी तैयारियाँ पूरी हो गई। यहाँ लोहित के साथ होने वाले सभी कार्यक्रम भी मानसा जी द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। शादी में 1 सप्ताह बचा है, इसलिए श्रीकांत जी, मानसा जी, सावित्री अम्मा और सुमित, लोहित सभी विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए। राजेंद्र जी का घर भी शादी के लिए तैयार हो गया था। शादी घर में ना होकर एक बड़े फंक्शन हॉल में आयोजित की गई थी।
शादी में आने वाले सभी रिश्तेदारों के लिए होटल में कमरे बुक किए गए थे। राजेंद्र जी का परिवार, श्रीकांत जी का परिवार और अर्चना का परिवार सभी होटल के कमरों में पहुंचे अपनी पत्नी से मिलने के लिए। सुमित बहुत खुश था। 1 महीना बीत चुका था और वह मौनी को देखे बिना रह नहीं पा रहा था। वह मौनी को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। सुमित होटल पहुंचते ही मौनी का पता लगाकर उसके कमरे में गया। जब सुमित पहुंचा तो मौनी अपने कमरे में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ रही थी। अपनी पत्नी को देखते ही सुमित तेजी से उसके पास गया और उसे गले लगाकर पूछा, कैसी हो? और उसके चेहरे पर प्यार से किसेज की बरसात करने लगा। मौनी भी सुमित को देखकर खुश हुई और पूछा, राम जी आप आ गए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी सेहत कैसी है? मेरी बच्ची कैसी है? उसने उसकी टी शर्ट ऊपर करके उसके पेट को चूमा और पूछा, मेरी बच्ची भी ठीक है। मैंने जांच करवा ली है, सब ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख रही हूँ और समय पर दवाइयाँ ले रही हूँ। मौनी ने कहा, ठीक है, अच्छा है। सुमित ने कहा और मौनी को धीरे से बिस्तर पर ले जाकर बैठाया और उसे कसकर गले लगाया जैसे इतने दिनों की दूरी मिटा रहा हो। नीचे श्रीकांत जी, राजेंद्र जी और अर्चना के परिवार के लोग शादी के बारे में बातचीत कर रहे थे। नए दूल्हे और दुल्हन आदित्य और अर्चना एक तरफ चले गए और दिव्या और लोहित दूसरी तरफ चले गए। तीनों जोड़े खुशी से बातें कर रहे थे और दिन बीत गया। अगले दिन में संगीत, मेहंदी और हल्दी जैसे कार्यक्रम शुरू हो गए। सब कुछ हो जाने के बाद शादी का दिन आ गया। शादी में आने वाले सभी रिश्तेदार आ गए। दिव्या और अर्चना दुल्हन की तरह तैयार हुई और लोहित और आदित्य दूल्हे की तरह तैयार हुए। हमारे सुमित बाबू ने उन दोनों को तैयार किया। मौनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और सुमित अपनी पत्नी को तैयार करने गया और उसे गहने और चूड़ियाँ पहनाई और उसे निहारता रहा। मुहूर्त के समय लोहित और आदित्य पूजा कर रहे थे और पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। दिव्या और अर्चना को लाया गया और उन्हें उनके जोड़े के बगल में बैठाया गया और कार्यक्रम और पूजा शुरू हो गई। सभी उनकी शादी देख रहे थे। आदित्य और अर्चना, लोहित और दिव्या की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सभी ने खाना खाया और अगले दिन भव्य रिसेप्शन हुआ। अर्चना के माता पिता ने अर्चना को राजेंद्र जी, शारदा जी और आदित्य को सौंप दिया। राजेंद्र जी और शारदा जी आदित्य और अर्चना को विशाखापट्टनम से उनके घर ले गए, जबकि लोहित, दिव्या, मौनी, सुमित, श्रीकांत जी, मानसा जी और सावित्री अम्मा जी हैदराबाद वापस आ गए। शारदा और राजेंद्र जी ने दिव्या को श्रीकांत और मानसा जी को सौंपकर विदाई की रस्में पूरी की। नए जोड़े अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए। मौनी की खुशी दोगुनी हो गई क्योंकि उसकी बहन ही उसकी देवरानी बनकर आई थी। शादी का रिसेप्शन विशाखापट्टनम में ही हुआ था, इसलिए उन्होंने विशाखापट्टनम के बिजनेस फील्ड में दोस्तों को भी बुलाया। श्रीकांत जी ने लोहित के सभी दोस्तों को भी घर पर बुलाया ताकि शादी की घोषणा के लिए एक छोटी पार्टी दी जा सके। उस पार्टी के लिए भी मौनी ने अपनी बहन को तैयार किया। जब सभी मेहमान आ गए तो श्रीकांत जी ने लोहित और दिव्या की शादी की घोषणा करते हुए एक भव्य पार्टी दी। पार्टी में आए सभी लोगों ने खूब आनंद लिया। सबके चले जाने के बाद उसी रात लोहित और दिव्या की सुहाग रात की व्यवस्था की गई। वहाँ विशाखापट्टनम में अर्चना और आदित्य की सुहाग रात की व्यवस्था भी की गई। शुभ मुहूर्त के समय दिव्या दूध का गिलास लेकर लोहित के कमरे में गई। इतना करीब होने के बावजूद दिव्या को उस समय बहुत डर लग रहा था और वह कांपते हुए लोहित के सामने गई और उसके सामने दूध का गिलास रख दिया। उसके डर को प्यार से देखते हुए लोहित ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बैठा लिया। दूध का गिलास उसके मुंह के पास रखा और उसके थोड़ा पीने के बाद उसने बचा हुआ दूध पी लिया। धीरे से उसे अपने करीब खींचा और उसका डर दूर होने तक उससे बातें की। जब दिव्या का डर कम हो गया और वह लोहित के साथ सहज हो गई, प्यार से उसे गले लगाकर दोनों ने पति पत्नी के रूप में एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। आदित्य ने भी प्यार से अर्चना को अपने पास खींचा और उसके साथ अपने वैवाहिक जीवन की सुंदर शुरुआत की। भले ही आदित्य ने कितना भी विरोध किया हो,
अर्चना उसे ही चाहती थी और उसने उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया। और जब तक वह मार नहीं गया तब तक उसका पीछा करती रही। उसने उसका प्यार जीत लिया। इसलिए आदित्य के मन में अर्चना के लिए प्यार का एक स्तर और बढ़ गया। दोनों जोड़े प्यार के युद्ध में पूरी रात थककर सो गए और सुबह होने पर सो गए। हमारे सुमित बाबू अपनी पत्नी का ख्याल रखते हुए और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान रखते हुए मौनी को कसकर गले लगाकर सो गए। सुमित को यह देखने की बहुत उत्सुकता थी कि बच्चा कब जन्म लेगा और वो अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। इसके अलावा उसकी एक बेटी होने की बहुत इच्छा थी क्योंकि उनके घर में कोई बेटी नहीं थी और सुमित को उम्मीद थी कि अगर उनकी बेटी होगी तो वह उसका बहुत खुशी से ख्याल रखेगा। सुमित को एक बेटी होने की बहुत उम्मीद थी। बचपन से ही वह लोहित के साथ ही पला बढ़ा था, इसलिए उसे लगा कि अगर उसकी बेटी होगी तो उनके घर में लड़कियों की कमी पूरी हो जाएगी। इस तरह मौनी के महीने पूरे हो रहे थे और इधर लोहित और दिव्या ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। दिव्या भी लोहित के काम में मदद करने के लिए ऑफिस जाने लगी थी। जैसे ही मौनी के 9 महीने पूरे हुए उन्होंने धूमधाम से गोद भराई की। मौनी की गोद भराई के लिए विशाखापट्टनम से राजेंद्र जी, शारदा जी, अर्चना और आदित्य सभी आए थे। सभी के आशीर्वाद से मौनी की गोद भराई बहुत धूमधाम से हुई। लगभग 1 महीने बाद मौनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। 2 घंटे की पीड़ा के बाद मौनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सभी को उम्मीद थी कि एक लड़की होगी, लेकिन मौनी ने एक लड़के को जन्म दिया। फिर भी वह घर का पहला वारिस था, इसलिए सभी बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। बच्चे का नाम हर्षित रखा गया। बच्चे के घर आने से घर बहुत जीवंत हो गया। सभी हर्षित के साथ व्यस्त हो गए। हर्षित के 6 महीने के होने पर दिव्या गर्भवती हो गई। घर में दोगुनी खुशी छा गई। दिव्या का भी पहला बच्चा लड़का हुआ और मौनी का दूसरा बच्चा भी लड़का हुआ। अब सभी दिव्या के दूसरे बच्चे के लड़की होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिव्या को भी दूसरी बार लड़का ही हुआ, लड़की नहीं हुई। तो सबके चेहरे उतर गए। लेकिन अब सबकी इच्छा है कि मौनी को तीसरी बार लड़की हो, इसलिए मौनी ने दूसरी बच्चे के बाद भी एक बेटी पाने की इच्छा रखते थे। मौनी और सुमित के बेटे के नाम हर्षित और विहित थे। लोहित और दिव्या के बेटों के नाम सुमन और विहान हैं। ये चारों भाई मिलकर घर को रामायण का एक युद्ध दृश्य बना देते हैं। हर्षित 5 साल का और विहित 3 साल के होने पर मौनी फिर से गर्भवती हो जाती है। सावित्री अम्मा हॉल में बैठी पूछती है, क्या इस बार तुम मुझे बेटी दोगे? आपको और आपके नाती को मेरी पीड़ा का पता नहीं है। क्या 2 बेटे हैं? क्या काफ़ी नहीं है? फिर भी आप सब मिलकर बेटी चाहिए कहकर मुझे परेशान कर रहे हो। अरे बेटी चाहिए कहकर जिद करने वाला तेरा पति है, तुम मुझे क्यों कहती हो? और वे अपने प्यारे नातियों को देखने में मग्न हो जाती है। मौनी गर्भवती है, इसलिए चारों बच्चों की जिम्मेदारी दिव्या और मानसा जी पर आ जाती है। चारों भाई एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। वे या तो श्रीकांत जी और मानसा जी के कमरे में रहते हैं या दिव्या और लोहित के पास होते हैं। अब मौनी के पास उनका रहना ठीक नहीं है, इसलिए बच्चों को मौनी के पास नहीं भेजा जाता। लेकिन दिन में 2-3 बार बच्चे माँ, बड़ी माँ कहते हुए मौनी के पास चले ही जाते हैं। उस दिन सुमित थोड़ा देर से घर आया और अपने माता पिता के पास सो रहे चारों बच्चों को प्यार से देखकर उनके गालों को चूमा। फिर मौनी के पास गया। मौनी अपने बेबी बम्प्स के साथ बिस्तर पर आराम करते हुए सुमित को देखते ही बोली, राम जी आ गए। मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हो, सुमित ने कहा और अपनी जेब से इमली की चॉकलेट निकालकर मौनी को दी और मौनी सुमित को भूलकर चॉकलेट चूसने लगी। इसके लिए ये काफ़ी है, अब पति कहीं भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुमित ने सोचा और फ्रेश होने के लिए नीचे गया और मौनी के लिए कुछ फल और दूध लाया और उसे ज़बरदस्ती खिलाया और दूध पिलाया। मौनी चाहे कितना भी चिल्लाए, अरे राम जी मुझे नहीं चाहिए, सुमित ने उसकी एक न सुनी। इस तरह सभी का जीवन खुशी से बीत रहा था। जब मौनी का तीसरी बार 9वां महीना लगा तो सभी ने प्रार्थना की कि इस बार एक बेटी हो। सभी की मनोकामना पूरी हुई और मौनी और सुमित को तीसरी बार एक बेटी हुई।
सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और वे जश्न में डूब गए। मौनी की डिलीवरी के लिए विशाखापट्टनम से भी सब लोग आए। घर में महालक्ष्मी के आने से घर और भी सुंदर हो गया। मौनी और सुमित ने अपनी बेटी का नाम सौम्या रखा। उस घर में महालक्ष्मी के आने के बाद उनकी किस्मत और भी चमक गई। सुमित और लोहित ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भी व्यवसाय शुरू किया और उन्हें शुरू करने के कुछ ही दिनों में भारी मुनाफा हुआ। घर के 4 लड़कों की तुलना में सौम्या को सभी लोग एक स्तर अधिक प्यार करते हैं। सौम्या सभी के साथ प्यार से घुल मिल जाती है। सुमित के लिए उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। सौम्या को जरा सी भी चोट लगने पर वह व्याकुल हो जाता है। उसे अपनी बेटी से इतना प्यार है। वह घर अब बच्चों से भरा हुआ है और बहुत खुशहाल है। सुमित और लोहित अपने पिता के व्यवसायों की देखभाल कर रहे हैं। श्रीकांत जी और मानसा जी अपने पोतों पोतियों के साथ व्यस्त है। सावित्री अम्मा भी बच्चों की देखभाल करते हुए यहीं रहती है। मौनी और दिव्या दोनों जेठानियाँ और बहनें सभी का ख्याल रखती है, बच्चों की देखभाल करती है, अपने पतियों के लिए टिफ़िन तैयार करती है और उनके घर आने पर उनके साथ खुशी से समय बिताती है। यही उनकी दिनचर्या बन गई है। कई उतार चढ़ाव, कई झगड़ों और कई घटनाओं के बाद उनके घर में खुशियाँ छा गई और अब सभी बहुत खुश हैं। हम आशा करते हैं कि उनके जीवन में ऐसी और खुशियाँ आए और हम भी कामना करते हैं कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।